हे गाइज़, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे जल्दी ही बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। तो जैसे कि आज हम 20 क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, जिसमें हम सारा कंसेप्ट कवर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर टोटली हमने 6 कंसेप्ट के बारे में बात करी है, तो केवल 20 क्वेश्चन होगा और उन 20 क्वेश्चंस में हम ये सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए ये वीडियो। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसमें हम लोग कौन सा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग मॉडुलस निकालना सीखेंगे। और उसके बाद हम कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेंगे, मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालेंगे। और उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना, जैसे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। और नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना सीखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद पढ़ेंगे क्वाड्रेंट स्टडी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। और उसके बाद बात करेंगे पोलर एंड नॉन पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। तो बेसिकली यही होता है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में, और यहाँ पे एक वीडियो में आपका ये सारा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। तो गाइज, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। तो गाइस, सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे क्या है कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने आना चाहिए। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होता क्या है, तो इट इज़ डिनोटेड बाय मॉड ऑफ जेड। हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, तो ये जो मॉडुलस होता है उसको हम लोग मॉड ऑफ जेड से डिनोट करते हैं। और ये जो मॉड ऑफ जेड है वो क्या है, तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिखा है सम ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ आर ई जेड एंड आई एन जेड। तो गाइज, इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें जैसे कि दो फॉर्म होता है, जैसे कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। इसका मतलब जो x है वो क्या है, रियल पार्ट है, और जो y है वो क्या है, आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ आर ई, इसका मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर रूट कीजिए और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट कीजिए, मतलब कि सम कीजिए किसका, रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का। तो हम लोग को करना क्या है, रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अगर आप करते हो तो आपको मिल जाएगा मॉडुलस ऑफ जेड। तो बेसिकली मॉडुलस ऑफ जेड का मतलब क्या होगा, मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई। मतलब जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो मॉड लगा देना है। तो उस मॉड को कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब जो रियल नंबर है, जो रियल है, जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर कीजिए, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट है आप उसका स्क्वायर कीजिए। बेसिकली अगर बात करें कि एक एग्जांपल की, तो एग्जांपल क्या है, z इज इक्वल टू -5 + 2i। तो -5 + 2i है, तो कुछ नहीं, आपको करना है मॉड ऑफ जेड। तो मॉड ऑफ जेड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मॉड ऑफ -5 + 2i। और मॉडुलस निकालने का तरीका क्या होता है, तो रूट ओवर रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर। तो भाई यहाँ रियल का स्क्वायर हो जाएगा -5 का स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी कौन है, तो इमेजिनरी 2 है, तो 2 का स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और इमेजिनरी मतलब कि जो 2 है उसका स्क्वायर हो जाएगा 4, और दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा रूट ओवर 29, मतलब कि मॉडुलस ऑफ जेड क्या आ गया, 29। बाद हम बात करने वाले हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो बेसिकली कुछ नहीं, ये एक जेड पे बार होता है। तो जेड पे बार का मीन्स क्या होता है, मीन्स दैट चेंज द साइन ऑफ आई एम जेड ओनली। आई एम जेड का मतलब केवल इमेजिनरी नंबर का साइन हम लोग चेंज करेंगे। जब हम इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन दिया रहेगा a + ib, तो इसका आपको अगर कंजुगेट निकालना है तो क्या हो जाएगा, z पे बार, और z पे बार मतलब a + ib पे बार। तो उसका कंजुगेट ऑफ z क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब इमेजिनरी का साइन जो i है उसका साइन को आपको चेंज करना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, तो एग्जांपल क्या है, z इज इक्वल टू -5 + 2i है। ठीक है, तो अगर मेरे को कंजुगेट निकालना है तो क्या होगा, z पे बार, और z पे बार करेंगे तो हो जाएगा -5 + 2i पे बार। तो यहाँ पे आप सबको लग रहा होगा बार का मतलब ये जो 5 का रियल नंबर है उसका भी साइन चेंज होगा, तो नहीं, कंजुगेट का मतलब बस यही होता है कि जो इमेजिनरी का साइन है वो चेंज करो। तो इमेजिनरी का साइन यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, इसीलिए मैंने इस तरह का एग्जाम्पल आपको दिखाया।
तो गाइस कंजुगेट का मतलब यही कि आपको क्या करना है, आपको साइन चेंज करना है। किसका? इमेजिनरी नंबर का। इमेजिनरी नंबर का बस आपको साइन चेंज कर देना है। अगर प्लस है तो माइनस कर देना है और माइनस है तो प्लस कर देना है गाइस। उसके बाद अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? जेड इन्वर्स। तो जेड इन्वर्स बेसिकली है क्या? तो देखिए यहाँ पे अगर आपके सामने कोई नंबर दिया रहेगा जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो x प्लस आई वाई का आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना, तो क्या हो जाएगा? जेड इन्वर्स, मतलब कि x प्लस आई वाई का इन्वर्स। तो अगर इन्वर्स होता है तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अगर आपने सामने लिखा है x इन्वर्स तो हम इसको 1/x लिखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अगर x प्लस आई वाई का इन्वर्स लिखा हुआ तो ये हो जाएगा 1/x प्लस आई वाई, और x प्लस आई वाई को क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नीचे इमेजनरी नंबर नहीं रह सकता। आपने अगर बेसिक पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए। तो नीचे इमेजनरी नंबर नहीं रह सकता है तो हम लोग क्या करेंगे? साइन चेंज करके हम लोग इसको रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज जैसे ही करेंगे हो जाएगा x माइनस आई वाई बाई, यहाँ भी हो जाएगा x माइनस आई वाई, तो ऊपर में हो जाएगा x माइनस आई वाई, और नीचे क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म में आ जाएगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जैसे ही हम माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया? आई स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस में है, -1 होता है तो -1 यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा जेड इनवर्स इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1, तो -1 और यह -1 मिल के हो गया +1, तो बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और हम ये चीज़ जानते हैं कि अगर कोई हम लोग को कोई ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए और उसका आई का साइन चेंज हो जाए तो वो कंजुगेट ऑफ जेड होता है। तो बेसिकली हम इस जेड इनवर्स को एक नए ढंग से लिख सकते हैं कि कंजुगेट ऑफ जेड बाई मॉडुलस ऑफ जेड। और मॉडुलस ऑफ जेड अभी जस्ट मैंने इससे पहले आपको बताया √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अपने पास एक नया फार्मूला निकल के आता है जेड इनवर्स, मतलब कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर निकालना है तो क्या कीजिएगा? कॉन्जुगेट ऑफ जेड। और कॉन्जुगेट ऑफ जेड क्या होता है? साइन चेंज कर देना इमेजनरी का, बाई मॉडुलस ऑफ जेड कर दो। देखो यहाँ पे ही ना फार्मूला निकल के आया, तो मॉडुलस ऑफ जेड कर दो, मतलब कि √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर कर दो तो आपका जेड इनवर्स आ जाता है। तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस फार्मूला को पुट करके आप निकाल सकते हो। तो ऐसे तो मन भरेगा नहीं, तो कुछ क्वेश्चंस अपन लोग करते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं कुछ। तो गाइज अपने को अब एक प्रूफ डैट वाला क्वेश्चन करना है। प्रूफ डैट वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका भी मैं एक कंसेप्ट आपको देता हूँ, फिर उसके बाद आप कुछ क्वेश्चन खुद से करोगे। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ़ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी और उसके बाद a माइनस आई बी, और प्रूफ डैट करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे करना क्या होगा? हम लोगों ने अभी जस्ट सीखा कंजुगेट, तो कंजुगेट का यहाँ पे यूज़ है। तो करना क्या होगा कि इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे और इक्वेशन 2 खोजने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पे क्या है? x प्लस आई वाई है, तो x प्लस आई वाई है तो हम क्या करेंगे? x माइनस आई वाई खोजने की कोशिश करेंगे। तो x माइनस आई वाई कब मिलेगा? जब हम इसका कॉन्जुगेट निकाल देंगे। तो जैसे ही हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या होता है? कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट का साइन माइनस कर देना, मतलब चेंज कर देना। तो जैसे ही हम यहाँ पे कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस आई वाई पे बार चढ़ेगा और यहाँ पे भी हो जाएगा a प्लस आई बी माइनस ए माइनस आई बी पे बार चढ़ गया। तो जैसे ही बार चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? x माइनस आई वाई इज इक्वल टू ए माइनस आई बी, और यहाँ पे वही चीज़ रहेगा, यहाँ पे जो माइनस है वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा a प्लस आई बी। तो ये आपका इक्वेशन 2 मिल गया। यहाँ पे इक्वेशन 1 मिला था x प्लस आई वाई, और ये हमारा x माइनस आई वाई इक्वेशन 2 मिल गया। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 और 2, हम लोग दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। तो जैसे ही हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस आई वाई इज मल्टीप्लाई x माइनस आई वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म में है, तो डायरेक्टली हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लेंगे। और यहाँ पे क्या होगा? ये वाला पार्ट, तो देखिए गाइज x प्लस आई वाई को हम लिख सकते हैं a प्लस आई बी बाई ए माइनस आई बी इंटू एक्स माइनस आई वाई को हम लिख सकते हैं ए माइनस आई बी बाई ए प्लस आई बी। जैसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को साफ साफ दिख रहा है ये भी ए प्लस बी और ए माइनस बी के टर्म में है, और ये भी ए माइनस बी और ए प्लस बी के टर्म में है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ भी हो गया ए माइनस बी स्क्वायर और यहाँ भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जैसे हम यहाँ पे करेंगे तो ए का स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर, और यहाँ पे भी जैसे एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का स्क्वायर, तो यहाँ पे वही चीज़ होगा। अब फर्दर क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है? माइनस आई स्क्वायर। माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू आप सबको पता है क्या होता है? आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1 होता है, और अगर इसके सामने माइनस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? ये +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? +1, ठीक है।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ होगा, माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा +1, उसी को हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे +1, और यहाँ पे तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेसिकली यहाँ पे भी वही चीज़ होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अपने पास फार्मूला आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कुछ नहीं था गाइस, कुछ नहीं था, बस खाली अपने को क्या करना था, a प्लस बी और a माइनस बी के टर्म में लाना है और दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाए। तो प्रूव डैट का जो क्वेश्चन होता है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, उसमें आपको क्लू खोजना होता है कि कहाँ पे उसका टर्निंग पॉइंट है। वो टर्निंग पॉइंट आपको जैसे ही मिलता है आप सॉल्व कर लेते हो। तो बेसिकली आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है, और बाकी यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इसको आपको खुद से करना है। इसमें एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है, इसमें एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है और इसको प्रूव करना है। तो गाइज अगर आपसे ये सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं अगर सॉल्व होता है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो गाइज चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आपने पहले भी इस तरह की क्वेश्चंस की बात करी होगी कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी के फॉर्म में। तो मतलब a प्लस आई बी के फॉर्म में लाने वाला क्वेश्चन आपने पहले भी करा होगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 1 + 2i होल पे क्यूब, मतलब 1 + 2i होल पे क्यूब डिवाइडेड बाई 1 + i बाई 2 - i। तो इसको अपने लोग को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले क्यूब है, तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे क्यूब वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो जब आप क्यूब वाला फार्मूला लगाओगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, तो इसीलिए ये हो जाता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। तो करना क्या है अपने को, हम लोग को करना है इसको 2 पार्ट में तोड़ना है। तो इसे हम स्क्वायर और नॉर्मली ऐसे तोड़ सकते हैं। तो हम इस होल क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं 1 + 2i का होल स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई 1 + 2i। तो अगर जब मल्टीप्लाई करोगे फर्दर तो यही चीज़ आएगा। तो हम इसे ऐसे तोड़ दिए, और तोड़ने के बाद नीचे वाला सेम उसी तरह से लिख दिए। उसके बाद ये जो 1 + 2i है इसका होल स्क्वायर है, इसका हम लोग फार्मूला तोड़ेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है a + b का होल स्क्वायर, तो इसका फार्मूला क्या होता है a² + 2ab + b²। तो बेसिकली यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे पुट किए हैं। तो देखिए a यहाँ पे कौन है, 1 है, b यहाँ पे कौन है, 2 है। तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला पुट किए हैं a मतलब कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ होगा 2 × a है 1 और b है आपका 2i, और उसके पास b², तो b² हो गया 2i का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या था 1 + 2i वैसे लिख दिए, और नीचे वाला जो था उसको भी वैसे लिख दिए 1 + i अंडर 2 - i वैसे लिख दिए। अब क्या है यहाँ पे, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 × 1 × 2i क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4i, यहाँ पे 4i हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो 2i का स्क्वायर हो क्या हो जाएगा 4i²। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और i का स्क्वायर हो जाएगा i²। उसके बाद सेम यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन में था उसको ऐसे लिख देंगे 1 + 2i, यहाँ पे वैसे मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे। उसके बाद 1 + i बाई 2 - i जो डिवाइडेड में था वो ऐसे ही लिखा जाएगा। तो गाइज उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या होगा कि देखिए यहाँ पे क्या है i² आ गया। तो इस i² को आप क्या लिख सकते हो, i² को हम -1 लिखते हैं। तो यहाँ पे हम -1 पुट करेंगे। तो जैसे ही -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आगे वाला प्लस जो हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है 1 + 4i - 4 क्यों हुआ, तो यहाँ पे i² के जगह पे क्या पुट किए हम लोग, -1 पुट किए, तो ये हो जाएगा -4 अंडर ब्रैकेट जो मल्टीप्लाई में था वही 1 + 2i, और नीचे जो डिवाइड में था वही। उसके बाद क्या होगा 1 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो हम उसको यहाँ पे लिख देंगे -3 + 4i, और जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में था वो मल्टीप्लाई में, और जो डिवाइड में था वो डिवाइड में। फिर फर्दर क्या होगा कि ये जो -3 + 4i है उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो होगा क्या, पहले ये जो -3 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये -3 इसके साथ होगा, और फिर ये 4 इसके साथ होगा, और 4i इसके साथ होगा, और ये 4i इसके साथ होगा। तो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। जब हम -3 को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे बेसिकली -3 ही होगा, सॉरी यहाँ पे -3 होगा, -3 होगा। और जब ये -3 को जब हम 2i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा प्लस की जगह पे साइन हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे लिखा जाएगा 6i। उसके बाद 4i को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो यहाँ पे हो जाएगा 4i, और जब हम 4i को मल्टीप्लाई करेंगे 2i के साथ तो हो जाएगा 8i, और i × i क्या हो जाएगा i²। ये बेसिक तो आपको पता होगा, और नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। और उसके बाद जो डिवीज़न वाला बात है वो डिवाइड वैसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी स्टेप समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि आराम से इसे पॉज कर करके आप इसे समझो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा प्लीज़। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या है -3
अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये जो 6i वाला पार्ट है, i वाला पार्ट को हम एक साथ काम करेंगे। क्या है यहाँ पे -6i + 4i क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा -2i। प्लस माइनस माइनस होता है और बड़ा नंबर में माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा -2i। तो यहाँ पे बेसिकली लिखेंगे हम लोग -3 -2i -8i² था यहाँ पे, प्लस में 8i² था, तो i² का वैल्यू क्या होता है -1। तो यहाँ पे अगर हम -1 पुट करेंगे तो 8i² क्या लिखा जाएगा -8 लिखा जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास क्या आएगा -3 -2i किसके लिए आया, तो 6i - 4i, तो यहाँ पे हो जाएगा -2i। और -8 क्यों आया, तो i² का वैल्यू हम लोग माइनस पुट किए तो -8 आ गया। बाकी नीचे वाला चीज़ वैसे ही। अब यहाँ पे क्या है -8 और -3 दोनों क्या है एक रियल नंबर है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 3 होगा जाएगा 11 यहाँ पे, और माइनस माइनस साइन हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन, क्योंकि बड़ा नंबर पे कौन सा साइन है माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा, और -2i। अब नीचे का काम करें तो नीचे क्या होगा कि 1 को पहले हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये 1 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये i को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इस i को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो होगा क्या, जब हम 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किए तो यहाँ हो जाएगा 2, और फिर जब हम 1 को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -i, और फिर जब i को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2i, और जब हम i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -i²। अब बेसिकली आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या होगा, ऊपर वाला वैसे लिखा जाएगा -11 -2i बाई नीचे वाला क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा -i + 2i, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस होगा, बट बड़ा नंबर पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा। तो यहाँ पे होगा क्या कि i में से 2i जाएगा तो क्या होगा i आएगा, लेकिन बड़ा नंबर पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा। ठीक है 2, और यहाँ पे जो i² है, i² का वैल्यू क्या होता है -1, और अगर हम यहाँ पे -1 पुट करते हैं और -1 × 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा +1। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे -i² है, तो -i² को अगर मैं सॉल्व करूँ -i² को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा i² का वैल्यू होता है -1, और माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा +1, तो यही यहाँ पे आपको +1 लिखा गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा -11 - 2i बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे 1 और 2 मिल जाएगा, क्योंकि ये लोग एक कैटेगरी का है तो मिल जाएगा, तो हो जाएगा 3i हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि नीचे 3 + i नीचे एग्जिस्ट नहीं करता है, आप लोग सबको पता है क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, क्योंकि i का मतलब होता है √(-1), और √(-1) नीचे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मतलब रूट नीचे एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। तो हम लोग क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं, तो रैशनलाइज क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे, तो हो जाएगा -i 3 - i, यहाँ भी हो जाएगा 3 - i, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे फिर से यहाँ पे वही चीज़, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक बार, फिर ये वाला इसके साथ, फिर ये इसके साथ, और फिर ये इसके साथ। तो जब मल्टीप्लिकेशन करोगे आप तो ये हो जाएगा, करोगे तो इस पार्ट को यहाँ पे ऐसे सजा के लिखा गया है -11 - 2i और 3 - i मल्टीप्लाई करने पे, और ये वाला जो पार्ट है ये a + b और a - b के फॉर्म में आ गया, a + b a - b, तो a + b और a - b क्या होता है a² - b², तो हम लोग यहाँ पे a² - b² करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा देखिए यहाँ पे पहली बात तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन 11 को जब हम 3 के साथ करेंगे और यहाँ पे माइनस का साइन है तो हो जाएगा -33, और फिर हम 11 को जब -i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 11i हो जाएगा। फिर उसके बाद -2i को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो हो जाएगा -6i, और फिर -2i को अगर हम -i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +2i², क्योंकि यहाँ पे i × i² हो जाएगा। और उसके बाद देखेगा यहाँ जो a + b a - b आया था तो यहाँ पे क्या था 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और -i² उसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आगे क्या हो जाएगा -33। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 11i - 6i क्या हो जाएगा 5i, यहाँ पे 5i हो जाएगा, प्लस 2i² वैसे ही लिखा जाएगा। i² का वैल्यू क्या होता है -1 और माइनस आगे लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा +1, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा 10। और उसके बाद आगे बात करें तो ये हो जाएगा -33 + 5i - 2i² है, तो i² का वैल्यू कितना होता है -1, तो यहाँ पे अगर हम -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा -2/10। और बेसिकली अगर ये दोनों क्या है रियल नंबर है तो दोनों को एक साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 - 2 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बड़ा नंबर माइनस है तो माइनस रहेगा, तो -35/10 + 5i। आप चाहो तो इसको आप काट भी सकते हो, तो ये कट जाएगा 5 के टेबल में 7 बार में, और ये कट जाएगा 2 बार में, तो 7/2 5i
ऐसे करके। तो हमारा जो ए वाला पार्ट आया वो क्या आया 7/2 और जो बी वाला पार्ट आया वो क्या आया 5। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो a + ib निकाल सकते हो। तो आपको दिखा होगा गाइज कि ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइज़ आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए और उसके बाद आपके लिए कुछ होमवर्क है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर फिर यहाँ से होमवर्क में 1 और 2, इन सब क्वेश्चन को आपको करना है। और अगर आप सब से इन सब क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं होता है तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें आपको इन सब क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से इसका आंसर देख के समझ सकते हो। गाइस मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको एक क्वेश्चन करा के कम से कंसेप्ट समझाऊं और उसके बेसिस पे आप खुद से बहुत सारे क्वेश्चंस को करो। क्योंकि अगर मैं सारा क्वेश्चन यहाँ पे बताऊंगा तो आपको दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन कितना बड़ा है। तो अगर सारा क्वेश्चन बताऊँ तो काफ़ी देर का वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैं सारा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। तो अगर कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे इंस्टा को फॉलो करके वहाँ पे मेरे से क्वेश्चन पूछ भी सकते हो। तो गाइज जैसा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, पहले इसको समझिए। ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज एक्सप्रेस इन अ फॉर्म ऑफ r cos थीटा प्लस i sin थीटा। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो z के फॉर्म में होगा, जिसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे r cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म में, वेयर r जो है वो क्या होगा 0 से बड़ा होना चाहिए, और इसमें जो थीटा है वो लाइज करना चाहिए -180 डिग्री। देखिए जो पाई होता है, पाई का होता है 180 डिग्री, तो पाई जो होता है 180 डिग्री होता है, तो -पाई से +पाई के बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए, या फिर +पाई के इक्वल भी हो सकता है। तो इस तरह से जो थीटा एग्जिस्ट करना चाहिए, उसी थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलते हैं। तो जैसे मैं एक बेसिक सी बात करूँ तो यहाँ पे अपने पास एक्सिस होता है, x एक्सिस और y। तो गाइस जैसे कि मान लेते हैं कि ये पाई है और उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये -पाई है, तो आपका जो थीटा होगा ये पाई से ये -पाई के बीच में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं मानूँ कि मेरा थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, कोई पॉइंट रहेगा x, y। तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है तो क्या होगा, ये दोनों जो पॉइंट रहेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव रहेंगे, दोनों का दोनों पॉइंट पॉजिटिव रहेगा। और अगर हम बात करें कि सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, तो x जो ये जो कौन सा एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हमारा नेगेटिव हो जाएगा और y हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, हमारा x जो है वो नेगेटिव रहेगा और y भी हमारा नेगेटिव रहेगा। और यहाँ पे क्या होगा, y नेगेटिव रहेगा और x पॉजिटिव रहेगा, तो x पॉजिटिव रहेगा और y नेगेटिव रहेगा। इस तरह से हम लोग को क्वाड्रेंट पहचानने आना चाहिए। ये चीज़ तो आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ा होगा, तो इस तरह से आप क्वाड्रेंट पहचानोगे। तो जैसे यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, तो ये जो डिस्टेंस होता है ये डिस्टेंस r होता है, ठीक है। ये जैसे आपने यहाँ पे फार्मूला देखा ना, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो ये डिस्टेंस हो गया r। और ये डिस्टेंस को सपोज दैट हम बोल लेते हैं कि डिस्टेंस x और ये डिस्टेंस y है। तो इस तरह से अगर हम आर्गूमेंट निकालें तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, y/x, मॉडुलस ऑफ y/x। तो इसको आप तभी अच्छे समझ पाओगे जब आप क्वाड्रेंट स्टडी करोगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है आर्गूमेंट का मीनिंग, आर्गूमेंट का मीनिंग कुछ नहीं है, बस आपको थीटा समझना है। अगर आपको थीटा समझ में आ गया तो आर्गूमेंट हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हम क्वाड्रेंट स्टडी की बात करें तो क्वाड्रेंट स्टडी में क्या हो जाएगा कि अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा होगा वो अल्फ़ा के बराबर होगा। तो अल्फ़ा के बराबर क्यों होगा, क्योंकि देखो जो थीटा है यहाँ से अल्फ़ा होगा, तो ये जो थीटा होगा वो अल्फ़ा के बराबर होगा, प्लस अल्फ़ा के बराबर। और अगर हम बात करें सेकेंड क्वाड्रेंट की, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा ये जो थीटा होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर बिलोंग करेगा तो ये क्या होगा, पाई माइनस अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस क्या होता है, पाई होता है। और ये जो पार्ट है क्या है, अल्फ़ा है, तो जो थीटा होगा वो क्या होगा, इस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस अल्फ़ा, क्योंकि हम पाई अल्फ़ा ये है और टोटल है पाई, तो अल्फ़ा पाई में से अल्फ़ा घटाएंगे तो थीटा आएगा ना, तो हम इसे पाई माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए। और अगर हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपका आता है थीटा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा पाई प्लस अल्फ़ा, क्योंकि ये टोटल पूरा क्या है, पाई है और ये यहाँ पे अल्फ़ा है। तो अगर हम पूरा ओवरऑल थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस अल्फ़ा, ठीक है। उसके बाद हम क्वाड्रेंट केस 4 की बात करें तो केस 4 में क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट फोर्थ में आएगा। तो क्वाड्रेंट फोर्थ में आएगा तो टोटल पूरा जो होता है क्या होता है, इधर से पूरा पाई और नीचे वाला पूरा पाई, तो क्या हो जाता है 2 पाई होता है ना। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 पाई माइनस अल्फ़ा, 2 पाई माइनस अल्फ़ा करेंगे तो हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, थीटा को 2 पाई माइनस अल्फ़ा। तो अगर हम बात करें टोटल समरी की, तो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होगा पाई के अल्फ़ा के इक्वल, सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा होगा पाई माइनस अल्फ़ा के इक्वल, और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा होगा पाई अल्फ़ा माइनस पाई के इक्वल, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो थीटा होगा वो क्या होगा 2 पाई माइनस अल्फ़ा, जिसको हम लोग माइनस पाई माइनस अल्फ़ा भी लिख सकते हैं। तो आप सोच रहे हो कि सर आप ये सब क्यों बता रहे हो,
तो इस सब का बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि जब आप आर्गूमेंट निकालोगे तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट पहचानना ज़रूरी है। तो ये आपको तभी क्लियर होगा जब आप इसके ऊपर आप एक क्वेश्चन करोगे। तो चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन है कि z इज इक्वल टू -1 प्लस √3i आपको दे दिया गया है और बोला कि फाइंड आर्गूमेंट। तो आर्गूमेंट बेसिकली क्या होता है, थीटा होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये पता करना होगा कि भाई ये कौन सा क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। तो कैसे पता करोगे, तो कुछ नहीं, आप इसका कोऑर्डिनेट चेक करोगे। कोऑर्डिनेट कैसे चेक करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए क्या है, रियल वाला पार्ट -1 है तो इसको लिख दिए -1। इमेजनरी पार्ट, यहाँ पे इमेजनरी पार्ट भी आपका माइनस है, सॉरी ये जो प्लस नहीं होगा यहाँ पे माइनस होगा, तो इमेजनरी पार्ट भी क्या हो गया, √3। तो आप देखो, आप ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट था जिसमें, जैसे कि हम लोग ना पढ़ा था ना ऐसे, तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या होता था, पॉजिटिव होता था और वाई भी पॉजिटिव होता था। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला एक्सिस कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, तो ये एक्सिस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और वाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या था, दोनों नेगेटिव था। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये वाला वाई होता है तो एक्स पॉजिटिव हो जाता है और वाई नेगेटिव होता है। तो ये आप लोगों को शायद याद होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, दोनों नेगेटिव है। अगर हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट वाई है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों नेगेटिव है। तो बेसिकली ये कौन सा क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। तो इस तरह से आपको क्वाड्रेंट पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि आगे वाला जो रियल पार्ट होता है वो एक्स होता है और जो इमेजनरी पार्ट होता है वो वाई होता है। तो आप एक्स वाई के बेसिस पे क्वाड्रेंट पहचान लो पहले। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में बिलोंग किया, थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग किया। अब उसके बाद हमारे पास फार्मूला क्या था, tan अल्फा। tan अल्फा क्या होता है, y/x। तो y अपने पास क्या है, √3 -√3, और x क्या है, -1। तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे -√3/-1, और मॉड इसलिए लगाते हैं ताकि पॉजिटिव वैल्यू आए ऑलवेज, क्योंकि थीटा पॉजिटिव वैल्यू से ही होता है ना। तो माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू √3। और √3 किसका वैल्यू होता है, आप लोग बताओ। √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, और 60 डिग्री को π/3 यहाँ पे लिखा गया डिज़ाइन में। तो √3 को हम लोग tan 60 डिग्री लिख दिए। अब यहाँ से tan कैंसिल हो गया। ये देखिए एक्चुअली में ये कैंसिल नहीं होता है, ये tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स होता है। लेकिन फिलहाल अभी आप समझ के चलो कि tan कैंसिल हो गया, और कैंसिल हो गया तो हमारा जो अल्फ़ा है वो किसके इक्वल आया, π/3 के इक्वल आया। अल्फ़ा हमारा π/3 के इक्वल आया। और जब थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है तो आप लोगों को मैंने सिखाया था, अभी जस्ट मैंने सिखाया कि जब थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू πα-π। अभी आप लोगों ने सीखा ना, जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने सिखाया, यहाँ पे क्या है, केस 1 में अल्फ़ा हो जाता है, केस 2 में π-α हो जाता है, और केस 3 में α-π हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग करेंगे α-π, और जब हम इसको α-π करेंगे तो अल्फ़ा अपने पास π/3 है और पाई वही है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पे हो जाएगा π-3α, तो यहाँ पे हो जाएगा -2π/3। तो अपने पास जो थीटा आ गया वो क्या हो गया, -2π/3। तो ये है आपका आर्गूमेंट। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आर्गूमेंट फाइंड कर सकते हो। तो गाइज़ यहाँ पे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है, इसको आप लगाइए और लगा के बताइए कि आपका आर्गूमेंट का आ रहा है कि नहीं। फिर गाइज़ उसके बाद अपन लोग बात कर लेंगे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो भाई पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, तो कुछ नहीं, जैसे कि आप ऐसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखो जो कि r cos थीटा प्लस i sin थीटा के टर्म में हो, ठीक है। अब आप इसको लिख दो और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको इसको पोलर फॉर्म में लिखना है तो आपको कुछ नहीं, बस ये r का वैल्यू आपको पुट करना है और ये थीटा का वैल्यू पुट करना है। तो अभी जस्ट आपने थीटा का वैल्यू निकालना सीखा, आर्गूमेंट निकालना सीखा, तो आर्गूमेंट निकाल के आप थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो। और r आप सबको पता है, मॉडुलस ऑफ z निकाल दीजिए तो हो जाता है r, जो कि होता है √x² + y²। तो बस अगर आप इन दोनों का वैल्यू पुट कर देते हो और इस फॉर्म में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख देते हो तो वही होता है उसका पोलर फॉर्म। तो बेसिकली इसको मैं एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ आपको। जैसे कि आपने सामने एक क्वेश्चन है, z इज इक्वल टू 1 + i√3 मेक इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में हम लोग को इसको बनाना है। तो बेसिकली क्या होगा, सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्वाड्रेंट चेक करेंगे, क्या कि हम लोग को थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए मैंने सबसे पहले आपको बताया था क्वाड्रेंट चेक करो। तो क्वाड्रेंट कैसे चेक होगा, देखो x क्या है 1 और y क्या है यहाँ पे √3, तो दोनों प्लस है। दोनों प्लस किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो दोनों प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये मतलब कि एग्जिस्ट करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दोनों माइनस रहता तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। 1 + 1 माइनस रहता तो किस में होता, सेकंड या फिर फोर्थ में होता। तो उसमें चेक करेंगे x कौन है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने अभी पीछे जस्ट बताया, तो आप उसे और एक बार अच्छे से रिकॉल कर लोगे। इसके बाद क्या है कि z इज इक्वल टू क्या है 1 + i√3। तो इसको फॉलोअर फॉर्म में निकला है, तो सबसे पहले अपने लोग को क्या निकालना होगा, r निकालना होगा। तो r निकालने के लिए क्या हो जाएगा, √x² + y²। और भाई x क्या है, तो 1 का स्क्वायर, और y क्या है √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया।
तो यहाँ जगह जोड़ के आएगा √4, तो मतलब कि आर जो है वो अपना 2 के इक्वल आ गया। आर हम लोगों ने 2 निकाल लिया। अब उसके बाद हम लोग किसको निकालेंगे, थीटा को निकालेंगे। तो थीटा अभी जस्ट मैंने आपको बताया क्या निकालना है, tan अल्फा। tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y/x। y कौन है अपने पास यहाँ पे, y है आपका √3 और x है आपका 1, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/1। और √3/1 मतलब कि √3 किसके इक्वल है, तो tan 60 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू tan π/3। tan कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू π/3। और ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का इक्वेशन क्या था, थीटा इज इक्वल टू अल्फा। सेकेंड क्वाड्रेंट का इक्वेशन कुछ और होता है। सारे का इक्वेशन मैंने आपको बताया, सारे का केस बताया। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट का इक्वेशन क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ पे बेसिकली थीटा अल्फा जो है वो कौन है, π/3। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे अल्फा पुट कर देंगे। तो हमारा जो थीटा आ गया वो क्या आ गया, π/3। अब पोलर फॉर्म में लिखना है इजिली, तो हमारा जो क्या था, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो आर के वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर देंगे और कॉस थीटा मतलब कि कॉस π/3 और आई साइन थीटा मतलब कि आई साइन थीटा हो गया π/3। तो गाइज इस तरह से आप पोलर फॉर्म निकाल सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो गाइज यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं जिससे आपको याद रखना है और पोलर फॉर्म करना है। तो सबसे पहला पॉइंट कि आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, a+ib के फॉर्म में लाओ। सबसे पहला बात तो ये, अगर नहीं है तो उसे पहले a+ib के फॉर्म में लाइए। और इससे पहले मैंने बहुत सारा क्वेश्चन कराया है a+ib के फॉर्म में, प्रीवियस वीडियो में भी, इस वीडियो में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कराया है a+ib के फॉर्म में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। उसके बाद आपको करना है इसका मॉडल्स निकालना है। मॉडल्स क्यों निकालोगे, क्योंकि आर निकालना है आपको। जब तक आर नहीं निकालोगे तो कैसे आएगा, तो फिर मॉडुलस निकालना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आर्गुमेंट इसलिए निकालना है क्योंकि आपको थीटा चाहिए। तो आर्गुमेंट निकालिए ताकि आप थीटा फाइंड कर सको। और फिर उसके बाद चौथा काम क्या करो कि कौन सा क्वाड्रेंट में वो लाइज करता है, क्योंकि अगर आपको क्वाड्रेंट नहीं पता रहेगा कि किस में लाइज करता है तो आप वहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करके थीटा नहीं निकाल पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट लाइज करना है, यहाँ पे करना होगा। और फिर उसके बाद आप उसको पोलर फॉर्म में डायरेक्टली राइट कर दो। तो गाइज़ यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है जो कि आपका पोलर फॉर्म के ऊपर है। तो आप इसको लगाइए और लगा के बताइए इसका आंसर कितना आएगा। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइज़।